हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो भाई, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा। चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 हो या कोई और हो, चाहे इसमें आपका अलाउंस हो, लीव, पे एंड पेंशन, या किसी भी तरह की जर्नल हो, चाहे कंडक्ट रूल हो, हर तरह की वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगी। प्रमोशन से संबंधित किस पोस्ट का क्या प्रमोशन होता है वो सीरीज में आने वाले टाइम में वो सीरीज में स्टार्ट करूंगा। और एक आध इंटरव्यू भी लेंगे अच्छे अच्छे जो अफसर्स हैं उनका, कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से वो इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचे, वो भी इस चैनल पे आया करेगा, वो आगे की बात है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अपना अकाउंटेंट खुद बनना है, अपने रूल खुद जानने हैं, तो आप इस वीडियो को देखें और इस तरह की जो और भी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है उनको भी देखा। ये हरियाणा सिविल सर्विस रूल कर्मचारी आचरण 2016 का जो रूल कहता है उसकी ये 7वीं वीडियो है। ठीक है, 17 रूल में बता चुका हूं, आज है 18वां रूल। तो इसको देखो, नहीं देखी वो वाली वीडियो तो आपको इधर आई बटन में आपको वो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नीचे, और या फिर जब वीडियो खत्म होगी तो आपको इधर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, देख लेना। वीडियो जब खत्म होती है तो लास्ट के 20 सेकंड में देखो। आज की वीडियो है दहेज का प्रतिषेध, मतलब दहेज आप नहीं ले सकते। 18 नंबर रूल ये कहता है किस तरह से दहेज को डिफाइन क्या किया जाएगा वो देखो। कोई भी सरकारी कर्मचारी दहेज नहीं देगा तथा दहेज नहीं लेगा, या उसे देने या उसे लेने के लिए उकसाएगा नहीं। मतलब दहेज नहीं तो देना है आपको, ना ही आपको दहेज लेना है, ना उसको देने के लिए किसी को कहोगे, ना उसको लेने के लिए किसी को उकसाओगे। दूसरा, दुल्हन या दूल्हे के माता पिता या उसके संरक्षक जैसी भी स्थिति हो से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज नहीं मांगेगा। मतलब ना तो डायरेक्ट मांगना है ना पीछे से मांगना है। ठीक है, तो कुल मिला के दहेज एक सरकारी कर्मचारी नहीं ले सकता, ये रूल कहता है। अब दहेज क्या है, दहेज का मतलब मीनिंग क्या है, दहेज में क्या चीजें आएंगी वो देखो। इस नियम के प्रायोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो हरियाणा राज्य में लागू यथा संशोधित दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में, जो 1961 का दहेज अधिनियम कहता है, वही दहेज का मतलब यहाँ पे है। अब ये अधिनियम कहाँ मिलेगा तो इसकी वीडियो में एक अलग से ले आऊंगा कि दहेज के उसमें क्या क्या चीजें दहेज में काउंट होती है। दूसरा रूल क्या कहता है इसका, कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उसकी शादी के बाद अपने विभाग अध्यक्ष को घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया। घोषणा उसकी पत्नी, पिता और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित होगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद लिख के कह दो कि मैंने दहेज नहीं लिया। आपका ससुर, आपका पिता और आपकी पत्नी उस घोषणा पत्र पर लिख के देंगे, साइन करेंगे, मतलब कि भाई इसने कोई दहेज नहीं लिया। ये सरकारी कर्मचारी शादी होने के बाद करेगा, ये रूल कहता है। तो ये है दहेज का भाई रूल, ना लेगा ना देगा ना उकसाएगा, ना प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष रूप से, और घोषणा करेगा बाद में कि भाई ये मैंने नहीं लिया, साइन करवाएगा। ये है दहेज का 18 नंबर रूल। अब है अगला 19वां रूल, क्या सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक आयोजन। मतलब कैसे, कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रशंसात्मक या विदाई अभिनंदन प्राप्त नहीं करेगा, या कोई प्रशंसा पत्र स्वीकार नहीं करेगा, और अपने सम्मान में या किसी भी अन्य सरकारी सम्मान में आयोजित किसी भी सभा या सत्कार में उपस्थित नहीं होगा। रूल तो ये कहता है कि आप किसी भी तरह के सम्मान या प्रशंसा पत्र वगैरह नहीं लोगे बिना अनुमति के। लेकिन इसमें छूट भी है, किसको छूट है वो देखो। ना आप सरकारी कर्मचारी के सम्मान में वो हो गए शामिल, कोई विदाई, कोई रिटायर हो गया तो उस तरह की है तो, लेकिन इसके ऊपर क्या है कि कुछ छूट दी गई है। रिटायर वाली जो बात कर रहा हूं वो सम्मान अलग होता है। देखो रूल नंबर इसका 19 का रूल कै 19 का कै उपबंध है, वो क्या कहता है ये देखो, ये उसी से संबंधित है कि सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के अवसर पर या स्थानांतरण पर, या किसी ऐसे व्यक्ति जिसने हाल ही में किसी सरकार की सेवा छोड़ी है के सम्मान में आयोजित तात्विक रूप से निजी औपचारिक रूप स्वरूप का विदाई सत्कार। यानी कि जो ऊपर कही गई बात है ना कि भी शामिल नहीं होगा सत्कार प्रशंसा पत्री सब में, वो इस पे लागू नहीं होगी। यानी कि किसी रिटायरमेंट वगैरह जो पार्टी होती है, सम्मान समारोह होता है, या ट्रांसफर पे कोई बड़ा अफसर सम्मान समारोह करता है, तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो आप शामिल हो सकते हो। इसलिए कहता हूं कि वीडियो पूरी देखा करो। आप क्या है, आपने ये लाइन पढ़ ली कि भाई
मैंने बोल दिया आप किसी भी अभिनंदन समारोह में शामिल नहीं होगे, काटेंगे वीडियो, कमेंट करेंगे सर जी आप गलत बता रहे हो, किसी की रिटायरमेंट पे शामिल हो सकते हैं, ये रूल कहता है। अरे भाई रूल कहता है तो रूल को आगे तो देखो, आप थोड़ी सी बात सुन के भाग क्यों रहे हो? ऊपर वाली रूल क्या कहती है वो अलग बात है, लेकिन नीचे उसकी एक एक्सेप्शन भी दिया है, उसको भी तो सुनो ना। अच्छा, इसका क्या कहता है रूल कि लोक निकायों या संस्थाओं द्वारा प्रतिबंध साधे हुए सस्ते सत्कार का स्वीकार करना, ये भी आप कर सकते हो। लोक निकाय जो या संस्था नॉर्मल से जो आपके आदर सत्कार करते हैं, मतलब आपको गुलदस्ता दे दिया या आपको कोई पगड़ी पहना दी, उस तरह का सत्कार आप ले सकते हो। इसका दूसरा रूल क्या कहता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी विदाई सत्कार में चंदा देने हेतु तो किसी सरकारी कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए किसी किस्म का दबाव या प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा, चाहे वह तात्विक रूप से, चाहे निजी रूप से, चाहे कैसे भी। मतलब सत्कार समारोह या विदाई समारोह कैसा भी हो, लेकिन उसमें आप किसी को भी चंदा देने के लिए ना कहोगे, ना उसको दबाव करोगे, ना अपना प्रभाव का प्रयोग करोगे किसी भी तरीके से, ये गलत होगा चंदे के बारे में। ठीक है, चलो अगला रूल 20 नंबर क्या है, निजी व्यवसाय या रोजगार, यानी कि कोई कर्मचारी निजी व्यवसाय करता है या रोजगार करता है, उसके बारे में सरकार का नियम क्या कहता है। देखो उपनियम 2 है, मतलब जो नीचे नियम है ये वाला नियम, इस नियम को छोड़कर, तो पहले हम इसी नियम को पढ़ लेते हैं, ऊपर बाद में पढ़ेंगे पहला नियम। कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना निम्नलिखित में भाग ले सकता है। कौन से? सामाजिक और धार्मिक स्वरूप जो अवैतनिक, जिसमें कोई पैसा, कोई आपको सैलरी नहीं मिलेगी, उस तरह का कार्य हो। साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वरूप के कोई प्रशासनिक कार्य हो। शौकिया रूप से खेल गतिविधि में शामिल होना हो, या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्म सोसाइटी, किसी क्लब या कोई मनोरंजन हो, कोई गतिविधियों प्रोत्साहन से संबंधित हो। ठीक है, उन सब से कोई वो है, इसमें निर्वाचन पद को धारण नहीं करना है बस, वैसे आप उसमें शामिल हो सकते हो। दूसरा, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 या उसके या किसी राज्य में उस समय लागू कोई भी सोसाइटी वगैरह हो, उसमें भी आप हो सकते हो, लेकिन उसमें कोई पद धारण नहीं करोगे, बशर्ते ऐसी गतिविधियों में भाग लेना बंद करेगा यदि सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया। अगर सरकार कहते नहीं ये बंद करना है तो आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब क्या है कि एक चीज ये है, यहाँ पे देखो ये वाला तीसरा रूल क्या कहता है, वो पढ़ूंगा बाद में, पहले रूल पे चलते वापिस। अच्छा, पहला रूल देखो, ये देखो, उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, यानी जो नीचे बताया मैंने, उसमें तो आपको क्या है, अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अब बताऊंगा इसमें आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, बिना अनुमति के आप नहीं कर सकते। क्या? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यवसाय या कारोबार में भाग नहीं लेगा बिना अनुमति के। यहाँ क्या कह रहा है, स्वीकृति के बिना नहीं कर सकते, स्वीकृति के साथ कर सकते हो अगर आपको परमिशन मिलती है तो। दूसरा क्या कहता है, किसी अन्य रोजगार में लगने के लिए बातचीत नहीं करेगा, किसी और रोजगार में। अच्छा, किसी निकाय चाहे निगमित हो या नहीं में निर्वाचनात्मक पद धारण नहीं करेगा, या फिर कोई भी कहीं इलेक्शन है, निकाय मतलब चाहे वो किसी भी तरीके का नहीं, नगर निगम नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी वो हो, उसमें उम्मीदवारों का पक्ष में प्रचार भी नहीं करेगा बिना अनुमति के। अच्छा, घ क्या कहता है, डी क्या कहता है, उसके परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व अधीन या उसके द्वारा प्रतिबंधित बीमा एजेंसी, कमीशन एजेंसी इत्यादि के किसी कारोबार के समर्थन में पक्ष प्रचार नहीं करेगा। कोई एलआईसी का एजेंट किसी का परिवार का सदस्य है तो आप उसका सपोर्ट नहीं करोगे बाहर कहीं जाके, आप कर्मचारी हो। अच्छा, डे कंपनी अधिनियम 2013 या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत किसी बैंक से अन्य कंपनी या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी सहकारी सोसाइटी से पंजीकरण, प्रोत्साहन या प्रबंधन में अपनी सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा भाग नहीं लेगा। यानी कि अगर आपका काम है सरकारी इस तरह के, यानी कि आप सोसाइटी में ही काम करते हो सरकारी कर्मचारी के तौर पे, किसी बैंक में करते हो कर्मचारी के तौर पे, तो ठीक है, उसके अलावा आप किसी भी तरीके से उसमें भाग नहीं लोगे, उसके प्रबंधन में, पंजीकरण में या कोई उसका प्रचार करने में भाग नहीं लोगे। च क्या कहता है, निम्नलिखित को गठित करने में या किसी रूप में स्वयं को सहयुक्त करने में भाग नहीं लेगा। कैसे? कोई प्रवर्तक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन सहित प्रोग्राम हो, या सरकारी मीडिया द्वारा अधिकृत किंतु किसी बाहरी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत कोई मीडिया प्रोग्राम हो, उसमें भी नहीं जाओगे। वीडियो मैगजीन सहित निजी रूप से प्रस्तुत रेडियो या टेलीविजन या अन्य मीडिया प्रोग्राम में भी आप नहीं जाओगे।
ये सारे रूल है जो बिना अनुमति के नहीं करने, लेकिन अनुमति के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगला एक क्या लिखा है, परंतु किसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी यदि, कब अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, यदि दूरदर्शन द्वारा या अपनी सरकारी हैसियत से उस द्वारा समव्यवहारिक किसी भी विषय पर प्रस्तुत प्रोग्राम में सरकारी कर्मचारी भाग लेता है। जैसे कोई एग्रीकल्चर ऑफिस का बंदा है और वो एग्रीकल्चर के बारे में कोई अपने सरकारी विभाग की तरफ से कोई बाइट दे रहा है कहीं पे, तो वो अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे उसको एक एक्सपर्ट के तौर पे कहीं पे बताना है एक सरकारी कृषि के बारे में, तो वहां पे अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इस तरह का कोई भी काम हो, चाहे वो जहां पे उसकी सरकारी हैसियत या उसका कोई भी उससे संबंधित विषय है उसके ऊपर, वहां पे अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऊपर जितने भी ये बताए गए ना, मैंने जितने बताए इन सभी को आप अनुमति लेके कर सकते हो। अच्छा, कोई भी, ये तो बता ही दिया मैंने। 6 देख लो, किसी गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो होता है वो कि अन्य प्रकार की गतिविधियों के पंजीकरण प्रोत्साहन प्रबंधन में न तो स्वयं शामिल करेगा न ही अपने स्वयं को लगाएगा, यदि वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या एजेंसी द्वारा सहायता प्राप्त है तो। यानी कि अगर कोई भी ऐसा एनजीओ है जिसको सरकार, कोई भी सरकार उसको सहायता देती है, तो उसमें आप किसी भी तरीके से शामिल नहीं होंगे, ना उसमें फंड दोगे, ना प्रबंधन में आओगे, ना पंजीकरण में आओगे। ये कहता है रूल। और अगर आपको जाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो रूल बताए ना मैंने, 20 के जितने ये रूल हैं, ये सारे रूल वो हैं जो परमिशन के बिना नहीं करने, परमिशन के साथ कर सकते हो। और जो ये रूल हैं, ये वाले 2 नंबर रूल है, इनमें आपको परमिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब है इसके बारे में तीसरा रूल, ये देखो, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, 2 रूल हो गए थे ना, हाँ, ये तीसरा रूल है। बस ये करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो आएगी। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी यदि उसके परिवार का कोई सदस्य व्यापार या कारोबार में लगा हुआ है या किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का स्वामी है या उसका प्रबंधन चलाता है, तो सरकार को उस तथ्य की सूचना दोगे। यानी कि आपका कोई भी परिवार का सदस्य कोई कारोबार व्यापार करता है या कोई बीमा एजेंसी करता है, एजेंसी कुछ है, तो उसकी सूचना आप सरकार को दोगे, भाई मेरे परिवार में ये सदस्य ये काम करता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी विहित प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी लोक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए किए गए किसी कार्य के लिए कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा। फीस को हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 में परिभाषित किया गया, यानी कि फीस का मतलब क्या है, वो मैं जब हरियाणा सिविल सेवा जनरल रूल बताऊंगा उसमें बताऊंगा फीस का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे आपको केवल बस यही करना है कि बिना अपने हायर अथॉरिटी की स्वीकृति के आप किसी भी लोक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य अगर करते हो तो उसके लिए फीस नहीं ले सकते आप। ठीक है, ये था रूल नंबर 20। यानी कि आप व्यापार करते हो तो क्या कंडीशन है। ठीक है, व्यापार का बता दिया, दहेज का बता दिया, सार्वजनिक आयोजन में शामिल होने का बता दिया इस वीडियो में। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। 20 नंबर रूल हो चुके हैं, अब करेंगे 21वां रूल अगली वीडियो में। सरकारी आवास के ऊपर क्या चीजें हैं, सरकारी आवास के बारे में क्या उपबंध बताए हैं सरकार ने, तो वो करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है प्ले लिस्ट ये वाली, इनको देखो, पीछे की वीडियो है, आपको काफी अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा अपने आने वाले पूरी नौकरी के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने साथी कर्मचारियों को भी बोलो कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू।